तो जरताज साहबा, वज़ीर आज़म ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि ये जलसों की इजाज़त नहीं है, अब इतने बड़े अवामी इज्तिमात नहीं हो सकते। फिर आज पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चली गई। वज़ीर आज़म ने जो कहा उसको पूरा नहीं किया। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आकर कहा कि कोई रखना नहीं डाला जाएगा। मुकम्मल इजाज़त दे दी हुकूमत ने इनको जमा होने की, इज्तिमा करने की। थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं समझती हूँ कि सबसे पहली बात ये कि हमें इस सिचुएशन का इदराक होना चाहिए कि जो सेकंड स्पाइक है पेंडेमिक की वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और मुल्तान में 17% सबसे हाईएस्ट इस वक्त पंजाब में, और 70% से ज़्यादा उनके तमाम हॉस्पिटल्स भर चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कभी भी अकेले डिसीजन नहीं करते, NCC और NCOC फैसले करती है, जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर, तमाम मिनिस्टर और तमाम जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की और तमाम एजेंसियाँ जो है वहाँ बैठती हैं और वो एक कंसेंसस मिल के तमाम SOPs तय करती हैं और वो तमाम स्टेटिस्टिक्स देखती है जिसके अंदर फ़ैसले किए जाते हैं। और उस फैसले के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब NCOC ने फैसला किया कि सेकंड स्पाइक जो है वो तेज़ी से फैल रही है, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, हम मुल्क को बंद नहीं कर सकते, इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं रोक सकते, लेकिन इससे बेहतर ये है कि हम अपने पब्लिक गैदरिंग को मनसूख कर दें। तो प्राइम मिनिस्टर लेड बाय द एग्जांपल और उन्होंने रशाकई का जो है अपना जलसा बिल्कुल मनसूख कर दिया और उन्हें ऑप्शन से भी अपील की। जहाँ तक आपने ये बात की है कि जी पंजाब हुकूमत नहीं रोक सकी, देखिए सीधी सी बात ये कि एक तो ये कि पंजाब के अंदर भी इन्फेक्शस डिजीज़ का और इसका 1958 का कैलामिटी एंड रिलीफ जो वो है एक्ट है वो इस वक्त नाफिज है। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने NCOC के कहने के ऊपर तमाम प्रोमिसेस अमल करती हैं और ये कोई ज़बरदस्ती पकड़ दकड़ या वो नहीं होती बल्कि रज़ाकाराना होती है। बट अनफॉर्चुनेटली आज PDM जो है वो उन्होंने ज़बरदस्ती एक रैली निकाली, SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई, उन्होंने अपने NRO की खातिर और अपने ज़ाती मफाद की खातिर मुल्तान के लोगों की ज़िंदगी को जो है वो ख़तरे में डाला। मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा बदतरीन अपोजिशन नहीं हो सकती क्योंकि सियासत के लिए बहुत टाइम कायम है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है और अपोजिशन की जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी सलामत रहनी चाहिए। लेकिन चूँकि ख़ुद के तो उनके जो पर्सनल वो होते हैं, गैदरिंग होती हैं फैमिली के, तो वहाँ पे डबल चेक होते हैं, वहाँ पे इनको दो दफ़ा के जो हैं इनके गेस्ट को अपने टेस्ट लेके आने पड़ते हैं। लेकिन अवाम के लिए कोई SOPs नहीं था, कोई मास्क नहीं पहने हुए थे। और ख़तरनाक बात ये थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हर कीमत पे जो है वो आज मुल्तान का जलसा होगा। तो देखें अरबाब, मैं तो सीधी सी बात है, हर कीमत का मतलब है कि आवाम की जान की कीमत, तो आवाम की जान की कीमत पे उन्होंने खेल के किया। पंजाब हुकूमत तसादुम से बची, कोई रुकावटें नहीं खड़ी की गई। स्टेडियम में अगर ये लोग जलसा करते तो SOPs को फॉलो कर सकते थे, लेकिन इनको पता था कि ये बुरी तरीके से नाकाम हो गए क्योंकि पेशावर जलसा इनका बुरी तरीके से नाकाम गया, आज का जलसा भी इंतहाई नाकाम गया। तमाम पार्टियां मिला के भी क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकी हैं। अलबत्ता आवाम की जान से ज़रूर उन्होंने खेला है और उन्होंने तमाम SOPs जो उन्होंने कहा था वो तो उन्होंने कर दिखाया। कानून की धज्जियां उड़ी, SOPs की धज्जियां उड़ी, लेकिन हुकूमती रेट, हुकूमती कानून की अमलदारी तो कहीं नजर नहीं आई। हुकूमत का काम होता है कि आवाम की जानों को महफूज करना, लेकिन कानून की अमलदारी के साथ यहाँ ऐसा लगा कि हुकूमत यरगमाल बन गई अपोजिशन के हाथों। खामोश तमाशाई हुकूमत सारा दिन बनी रही और अपोजिशन का जो दिल चाहता रहा मुल्तान की सड़कों पर वो होता रहा। एक जगह जलसा नहीं हुआ, कई इज्तिमा, मुख्तलिफ सड़कों पर हमें हज़ारों लोग नजर आए। तो ये जिम्मेदारी तो फिर हुकूमत की है। अगर आगे कोरोना फैलता है, ये भी वबा और जाके ख़तरनाक होती है पंजाब में, तो उसके बाद डील तो आपने ही करना है इससे। जी बिल्कुल, डील तो हमने ही करना है। पहली हुकूमत जो है, पहली जब वेव आई थी उसके अंदर 208 अरब का जो एहसास पैकेज था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया था। स्मार्ट लॉकडाउन को दुनिया ने फॉलो किया, WHO ने भी हमारी तारीफ़ की। लेकिन इस दफ़ा आई एम सॉरी अरबाब, जब ज़्यादा खुदा न ख्वास्ता मज़ीद स्पाइक आएगी तो उसकी ज़िम्मेवार जो है वह अपोजिशन होगी, गवर्नमेंट नहीं होगी। अलबत्ता गवर्नमेंट हर वक्त रिलीफ के लिए तैयार है। अपोजिशन तो देखें, सियासी लोगों से जेलें नहीं भरी जा सकती हैं। अगर एक तरफ एक्स प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हों, यूसुफ रज़ा गिलानी, वैसे मैं तो उनकी तकरीर देख रही थी, मैं तो सोच रही थी कि वो खड़े होकर पूछेंगे नवाज शरीफ से कि काला कोट पहन के मुझे उतरवाने के लिए तो आप ही गए थे, बलूचिस्तान की हुकूमत को गिराने के लिए जरदारी साहब ने अपना क्रेडिट लिया था, तो उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ भी इन्होंने इकट्ठे बात की थी। तो मैं तो समझी अचकज़ई उसका जवाब देंगे, बजाय इसके कि ये लोग जो हैं उन चीज़ों के जवाब देते, एक दूसरे से सवाल करते, पूछते जरदारी साहब जो है नवाज शरीफ से
कि आपने तो हमें लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था, लेकिन आज हम यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं और इकट्ठे मिलकर कोरोना वायरस जो है वो मुल्तान की आवाम को तोहफे में दे रहे हैं, उनकी जानों से खेल रहे हैं। तो जब आवाज़ तो खैर कोई नहीं आया। अलबत्ता मैं यही कह सकती हूँ कि हुकूमत पंजाब ने, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने बड़ी बुर्दबारी का सबूत दिया, क्योंकि कमर ज़मान कायरा के अल्फाज मुझे याद हैं। उन्हें कहा कि अगर इंतज़ामिया हमें रोकेगी तो फिर फसाद होगा, हम उनको अपने वर्कर्स को रोकेंगे नहीं। अब योम तासीस था, फाउंडेशन डे था पीपल्स पार्टी का, उसमें वर्कर्स को रोका तो नहीं जा सकता था, वर्कर को तो डंडे नहीं मारे जा सकते। अलबत्ता अकाउंटेबल इनके बड़ों को ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आपने अपने उसमें कहा कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को फिर थोड़ी देर के लिए पकड़ा और फिर छोड़ दिया गया, लेकिन वो तो कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है, उसमें तो जारी बात है हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी अगर अपने पर्चे के खिलाफ अदालत में जाएगा, अदालत जो रिलीफ देगी उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती। इन बड़ों को आप अकाउंटेबल कैसे करेंगे, मैं जरा ये आपसे पूछता हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी। इफ्तिखार साहब, अब आज मुल्तान के जो मनाजिर इस वक्त पूरी दुनिया ने देखे हैं, अब पंजाब में या पाकिस्तान में कोरोना फैलता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी या फिर कुछ जिम्मेदार अपोजिशन को भी समझते हैं आप आज के बाद? इसकी जिम्मेदारी कोरोना पे खुद होगी। कोरोना ना तो इस जलसे से फैलेगा और ना ही जलसे से रुकेगा। जितने लोग इस जलसे में आए होंगे उस वक्त उतने लोग कराची शहर की सड़कों पे, बाजारों में, गलियों में और शॉपिंग सेंटर में फिर रहे होंगे, उतने ही लाहौर में फिर रहे होंगे। तो ये कोरोना वाली खेल की तो फजूल बात लग रही है। 3 दिन तक आपने एक शहर को तमाशा बनाए रखा, लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को डंडे मारे, हथकड़ियां बनाई, पूरी रेजिस्टेंस दी, नाकाम बनाने की मुकम्मल कोशिश की। कोविड इतना नाकाम होता है या कोविड में डिबेट इतना होती है जिस तरह किया गया। एक पार्टी का 53वां साल गिरा है, आप उसको वो भी नहीं मनाने देने की इजाजत देना चाहते। और ये जो मोहतरमा बातें कर रही थी, इसकी क्या रेलिवेंस है आज की पॉलिटिक्स में? क्या अगर इमरान खान के तमाम बयानात और उनकी तमाम तकरीर हर इशू पर अगर चला दी जाए तो काफी नहीं होगी? प्लीज खुदा के लिए इस मुल्क को क्राइसिस में मत लेके जाए। लेकिन इफ्तिखार साहब, कराची और लाहौर की सड़कों, शॉपिंग मॉल्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ लोग कंधे से कंधा मिलाकर सर से सर जोड़े नहीं खड़े होते। अगर आप जिस वक्त मरियम नवाज आई हैं, मौलाना फजलुर रहमान आए, उस वक्त के मनाजिर आप देखें तो लोगों के दरमियान 1 इंच का भी फासला नहीं है। अगर तो हमने गैर जानबदाराना गुफ्तगू करनी है तो मैं हाजिर हूँ जी। अगर हमने जानबदारी से काम लेना है तो मैं आई से गुड बाय टू यू। नहीं सर, आप देखें शॉपिंग सेंटर में लोग होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए तो नहीं होते। ये जलसे के मनाजिर जो आज हम अभी इस वक्त दिखा रहे हैं, सारा दिन जो दिखाते रहे, उसमें और शॉपिंग सेंटर और सड़कों पर आपको फर्क नहीं लगता? जी इफ्तिखार साहब, आवाज आ रही है आपको? चलें शायद इफ्तिखार साहब। मैं इस पे डिबेट नहीं करना चाहता बेटे। आई एम सॉरी, आई डोंट नो। मैं इस पे पार्टी नहीं बनना चाहता, फरीक नहीं बनना चाहता। नहीं सर, पार्टी नहीं। आप सिर्फ इतना मैं जानना चाह रहा हूं कि एक जलसे के मंजर में और सड़कों और शॉपिंग सेंटर के मंजर में फर्क होता है या नहीं होता? नहीं होता। हमारे लाहौर में आजमपुरात मार्केट, शाहलमी, अनारकली, मरियम नवाज के गाड़ी की छत पर चढ़ने के मनाजिर हम दिखा रहे हैं। अगर ये शॉपिंग सेंटर में जाएंगी तो आराम से एक कदम बढ़ाते हुए चलेंगी, दूर दूर तक इनके लोग नहीं होंगे। पर की बात यह है, आपसे मैं इस मामले में दोस्त डिबेट नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ कोविड का कोई ताल्लुक नहीं है इस जलसे से। अभी जमात इस्लामी के जलसे में कोविड नहीं जाता, शक्कर में कोविड नहीं जाता, और इनके जलसे में कोविड जाता है। 3 दिन से ही कोविड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल है यार। चलें, अब जो इसका सियासी एस्पेक्ट है जरा उसकी तरफ मैं आता हूँ इफ्तिखार साहब आपकी तरफ। लेकिन अब ज़रदार साहिबा, ये जो जलसे जमात इस्लामी ने किए, जो सियासी एक्टिविटीज़ खुद असद उमर साहब ने, वज़ीर आज़म ने की, फिरदौस आशिक अवान ने की, उसकी वजह से फिर ये सवाल वापस आपकी तरफ आता है कि आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ पर नहीं पाबंदी उस तरह से लगाई और फिर अपोजिशन को, PDM को आप लोग महदूद करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो बात ये कि मुल्तान में 3 दिन से तमाशा PDM ने लगा के रखा हुआ है। अपनी जो फाउंडेशन डे था पीपल्स पार्टी का, जो भुट्टोइज़म का नारा था, जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि लड़कानों की सड़कों पे किसी ने उनको घसीटना था और किसी ने उनके पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, उन्हीं को सबको इन्होंने प्रोटोकॉल दिया और मुल्तान के लोगों को जो है वो पेंडेमिक तोहफे में दिया। तो उसकी सोल जिम्मेवार जो है वो है PDM है। जहाँ तक पकड़ दकड़ की बात है, मरियम नवाज़ लाहौर से चलती हैं, उनको कोई रुकावट नहीं आती और वो सीधे मुल्तान पहुंच जाती है। अचकज़ई साहब बलोचिस्तान से आ जाते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है।
इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब आ जाते हैं, उनको कोई नहीं कहता। यूसुफ रजा गिलानी खड़े होते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। शक्कर से पैसे देकर मिन्नतें देके मिन्नतें तरले करके पैसे करके शक्कर से जो है वो लोग मोटर ये तमाम लोग काफिलों की सूरत में आए और ये हुकूमती एसओपीज की धज्जियां उड़ाते हुए आए। ये हुकूमत की कानून की अमलदारी की नाकामी है। जी सुन लेना। तो वर्कर्स को जो है वो पैसे देकर शक्कर से लेकर आएंगे, जबकि अपने उस पे ये लोग लॉकडाउन करना चाहते हैं, मसाजिद को भी सिंध के अंदर बंद करना चाहते हैं। वहाँ पे जो है वो मुल्तान उनकर लेकर आया गया तो किसी की पकड़ दकड़ नहीं हुई। अगर कोई पकड़ दकड़ कोई हुई, वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ का और 1958 का कलामिटी एक्ट इस वक्त नाफिज हुआ है। इंतज़ामिया को किसी ने भी परसुवेड नहीं किया, ना उनको प्रेशराइज किया है, बल्कि खुलम खुला जो है बाद में इजाज़त दे दी गई ताकि कोई इस तरह का ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ना डाला जा सके। हो सकता है कि भट्टे के एक दो मालकान को वायलेशन करने के ऊपर या खेत जलाने के ऊपर, क्रॉप बर्निंग में स्मोक के ऊपर किसी एक दो को पकड़ लिया हो तो पीपल्स पार्टी या PMLN समझ गई हो कि शायद हमारे कोई वर्कर हो। कौन से वर्कर है? से किराए पर लाए गए थे, इधर उधर से लोग आए गए थे, इकट्ठे मिलकर इतनी सारी पार्टियां भी स्टेडियम में जाकर जलसा करने से गुरेजा थी, हालांकि कोई रुकावट नहीं दी गई थी। इसका मतलब है कि वो लोग इकट्ठे कर ही नहीं सकते थे। जहां तक उनको उन्होंने वर्कर समझ लिया, 46 से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साउथ पंजाब से जीती हैं, तो ये 2018 के अंदर ऑलरेडी रिजेक्टेड है। ज़बरदस्ती उन्होंने योम तासीस मनाने से, फाउंडेशन डे से किसी ने भी नहीं रोका है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि सिंध में 12 साल से इनके मुस्तकिल हुकूमत है, वहाँ पे मनाते, यहाँ पे मना लिया, किसी ने भी नहीं रोका है। इसकी सोल जिम्मेवार पेंडेमिक फैलेगा, जो भी होगा उसकी जिम्मेवार जो है वो ये खुद इस वक्त तमाम जो है वो अपोजिशन है वो इकट्ठी खड़ी है। NRO मांगना चाहते हैं, पाँव पकड़ना चाहते हैं, ज़बरदस्ती मुल्क और लोगों को जो है वह यरगमाल बना के अपने ज़ाती मफाद की खातिर वहाँ पे खड़े होकर अपनी एक जंग लड़ रहे हैं। ये आवाम की कोई जंग नहीं है। कोई मुझे एक बात बताएं जो आज इनके जलसों में कोई आवाम की बेहतरी के लिए किए गई हो। वहाँ तो प्रॉपर एक मुकाबला लग रहा था, बल्कि मुझे तो यहाँ तक फील हुआ कि मरियम नवाज काफ़ी मुझे तो डरी हुई, फ्रस्ट्रेटेड और काफ़ी ओवरशैडोड नजर आई मुझे आसफा भुट्टो जरदारी के मुकाबले में। महंगाई को कम करने के मुतालबात करते हैं। अपनी हर तकरीर में जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनको नौकरियां देने का वादा वो याद दिलाते हैं जो वजीर आजम ने किया था। अभी किस तरह के वादे वजीर आजम स्टील मिल को लेकर करते थे, यहाँ हजारों मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया, तो वो बातें तो मुस्तकिल इन जलसों में खिताबात में होती हैं। देखिए अरबाब, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सियासी बेरोज़गारों की बात हो रही, सियासी बेरोज़गार नाकाम इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड इकट्ठे खड़े हैं, NRO मांगना चाहते हैं, एंटी पाकिस्तान बयानिया करना चाहते हैं, इदारों के ऊपर हमला करना चाहते हैं, इदारों को मिलाइन करना चाहते हैं, उर्दू ज़बान को बुरा कहते हैं, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाढ़ को बुरा कहते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर जो है वो चढ़ के छलांगे लगाने को बाइस फ़ख्र समझते हैं। कौन से आप उसकी महंगाई की बात करें, 31,000 अरब का 31 ट्रिलियन का कर्जा तो ये लोग चढ़ा के चले गए। जो मेट्रो बसेज और ऑरेंज ट्रेन ये लोग यहाँ पे तोहफे में देकर गए, 245 या 275 बिलियन की टोटल मेट्रो बसेज हैं, वो भी किराए की हैं और 1100 अरब की सालाना सब्सिडी है। तो महंगाई तो ये लोग करके हुकूमत ने जो 2.5 साल में करना था, जो वादे वजीर आजम ने किए थे, वो 2.5 साल में वो वादे भी तो नहीं पूरे हुए। 1.5 साल से महंगाई का ग्राफ मुस्तकिल ऊपर जा रहा है, बेरोजगारी का ग्राफ मुस्तकिल ऊपर जा रहा है। कैसे पूरे नहीं हुए? नहीं अरबाब, कैसे पूरे नहीं हुए? फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये पूरा बंद करके लपेट के करके चले गए थे। जो पावर लूम्स थी वो कबाड़िया के थ्रू किलो के हिसाब से बिकती थी और 600 अरब के करीब जो है वो रिबेट देना था पिछले गवर्नमेंट ने, जो कि नहीं दिया गया था। बांग्लादेश सारी टेक्सटाइल जो है वो चली गई थी। आपका इंपोर्ट बिल इंतहाई ज़्यादा था, 60 अरब डॉलर के करीब था, और आपका जो एक्सपोर्ट था वो ज़ीरो के ऊपर चला गया था। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इतना ज़बरदस्त पैकेज दिया इंडस्ट्री को, वहाँ पे आप पावर लूम 30,000 मजीद नई बन गई हैं इस वक्त जो हैं उसके अंदर, फैसलाबाद के अंदर, और पिछली भी 50,000 चल रही हैं इस वक्त। स्किल्ड वर्कर का वहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा है। महंगाई को अगर आप देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अब नीचे बेहतरी आ रही है। इंशाल्लाह मजीद आवाम तक भी रिलीफ जाएगा।